प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास मेगा अखाड़ा में। अखाड़ा के तहत आज हमारा विषय है गोविंद को कमान राजा को मान। जी हाँ, लंबे समय से मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रही दौड़ खत्म हो गई। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मांग को स्वीकार कर ही लिया और विशेषकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा बहुत बेचैन रहते थे, उन्हें बार बार लगता था कि ये क्या हो रहा है, गोविंद सिंह को कमान क्यों नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा की बात सुन ली। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है इस परिवर्तन के संदर्भ में कि एक बार फिर गोविंद सिंह के रूप में कमान का जाना राजनीतिक हलकों पर यह माना जा रहा है दिग्विजय सिंह के हाथ में जाना है। जैसे ही नियुक्ति हुई वैसे ही गोविंद सिंह पहुंचे भी सीधे दिग्विजय सिंह के घर पे, माल्यार्पण कर उनका आभार जताया, उनके प्रति अपना सद्भाव सम्मान व्यक्त किया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमावट धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि दिग्विजय सिंह का प्रभाव बढ़ रहा है। चाहे वह युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर विक्रांत भूरिया की बात हो, महिला कांग्रेस की कमान विभा पटेल के हिस्से आने की बात हो, और अब नेता प्रतिपक्ष का पद दिग्विजय सिंह के खास समर्थक गोविंद सिंह के हिस्से में जाना हो, कुल मिलाकर जमावट है। अब सवाल इस बात का है कि दिग्विजय सिंह के हाथ में इस प्रकार से सूत्रों का जाना भाजपा के लिए कितना परेशानी का सबब है। भाजपा ने लगातार 2 दशक से कोशिश की है कि दिग्विजय सिंह की राजनीतिक शख्सियत जमी दोष हो जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह है कि मानते ही नहीं, वह किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि गोविंद सिंह के बनने के साथ और दिग्विजय सिंह के प्रभावी होने के रूप में क्या कुछ आने वाले समय में घटित होने वाला है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराए, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो इस विषय पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब कमलनाथ की जगह विपक्ष की कमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह संभालेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड जिले के लाहौर विधानसभा सीट से लगातार 7 बार से विधायक हैं। वह कमलनाथ सरकार में सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। वह दिग्विजय सिंह सरकार में भी पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री बने। डॉक्टर गोविंद सिंह को दिग्विजय सिंह का करीबी व समर्थक माना जाता है। पिछले दिनों जिस तरह कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद कमलनाथ ने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठकों का दौर शुरू किया और गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसके पीछे दिग्विजय सिंह की ही राजनीतिक कूटनीति बताई जा रही है, जबकि कांग्रेस इसे समन्वय की राजनीति बता रही है। बल्कि यह समन्वयवादी राजनीति का एक शुरुआत है और यह अभियान कांग्रेस की 2023 में महाविजय तक जारी रहेगा। कांग्रेस इस बात से जरा भी सहमत नहीं है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय युग की वापसी हो रही है। हकीकत यह है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस में महाविजय प्राप्त करने के लिए समन्वय की राजनीति हो रही है। जबकि बीजेपी डॉक्टर गोविंद सिंह की नेता प्रतिपक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर खुद श्रेय लेते हुए इसे कमलनाथ के खिलाफ चलाए गए अभियान को मानती है। वहीं इस बात से भी वह इनकार नहीं करती कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की ही चल रही है, चाहे वह हाई कमान के स्तर पर हो या फिर मध्य प्रदेश में संगठनात्मक नियुक्तियां या फिर चुनावों में टिकट वितरण की बात। और कांग्रेस को ये पता था कि नियमों के चलते की ऐसी स्थिति न बने कि कमलनाथ जी की नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा से विदाई, तो कांग्रेस समय के पहले ही निर्णय कर दिया। जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है तो कोई संदेह है नहीं कि कांग्रेस पार्टी पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष सारे आधिपत्य श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर, और गोविंद सिंह को बनवाकर उन्होंने वही दाव खेला। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के दाव से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मध्य प्रदेश में पिछले साल अक्टूबर में हुए 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव में दिग्विजय सिंह समर्थकों को ही पार्टी ने टिकट दिया था। वहीं हाल ही में सोनिया गांधी से हुई मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस में जो सत्ता का केंद्रीकरण कमलनाथ के हाथ में था, उसका विकेंद्रीकरण करने के संकेत लगातार मिल रहे हैं। यही कारण है कि जिस तरह कमलनाथ पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठकें कर डिनर कर रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसी ओर संकेत कर रहा है। जबकि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में लगातार सक्रियता बढ़ाई है, जहां वह मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाकर जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं और अपने समर्थकों को पार्टी में अहम दायित्व दिलवा रहे हैं। इससे तो यही जान पड़ता है कि एमपी कांग्रेस में एक बार फिर दिग्विजय युग की वापसी हो रही है।
दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज आने की संभावना है या नहीं है, मध्य प्रदेश में दिग्विजय युग की वापसी की संभावना है या नहीं है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय युग लौट आया है, इसको लेकर कमोबेश अब किसी को संशय लगता नहीं है। तो इसी की रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। गिरिजा शंकर जी हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ। तीनों का स्वागत है। और पहली प्रतिक्रिया रजनीश जी से ही। सोनिया गांधी जी के प्रति कितना आभार जताना चाहते हैं रजनीश जी, या आखिर उन्होंने आपकी बात को सुना भी और माना भी? बहुत समय से आप लोग चिल्ला रहे थे, ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष के पद पर दूसरी नियुक्ति की जाती? गोविंद सिंह को सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? स्थान क्यों नहीं दिया जाता? मिल गया, हो गया। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो स्वाभाविक है कि प्रतिद्वंदी पार्टी है, प्रतिस्पर्धी पार्टी है, तो तंज भी कसेगी, व्यंग भी कसेगी और अपनी बात भी कांग्रेस की लिए कहेगी। हर कहेगी, राजनीतिक तौर पर भी कहेगी, स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष ठाकुर गोविंद सिंह जी को बनाकर बहुत स्पष्ट कर दिया कि चलेगी तो दिग्विजय सिंह जी की जी, कमलनाथ जी की नहीं चलेगी, किसी और नेता की नहीं चलेगी। जी, और ठाकुर गोविंद सिंह जी पर दिग्विजय सिंह जी की छाप बहुत स्पष्ट है। आप मीडिया के लोग भी बताते हैं, जैसा आपने पैकेज में भी दिखाया और इसके पहले भी तमाम प्रकार के अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल दिखा भी रहे हैं। तीसरी बात, जो राजनीतिक तौर पर स्वयं दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी SC, ST और OBC को लेकर कहा करते थे, उन्होंने कोई पद, जो प्रमुख पद दो हैं, PCC और LOP यानी नेता प्रतिपक्ष, दोनों पदों पर SC, ST, OBC को ठेंगा दिखाने का काम किया है, ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। इनके नाम पर जैसी राजनीति पहले करते रहे वैसी इस बार फिर कर दी, उनको स्थान नहीं दिया। जो संवैधानिक पद है LOP का, जो महत्वपूर्ण पद है विपक्ष के नाते, वो पद नहीं दिया। ये भी बात साबित हो गई। तीसरी बात, जो हम बार बार कहा करते थे कि चेहरा दिग्विजय सिंह जी का ही है, कमलनाथ जी कहीं नहीं है, सीरत और सूरत सारा का सारा मसला दिग्विजय सिंह जी का ही है, वो भी उजागर हो गया। तो रजनी जी एक प्रतिक्रिया और लूंगा, फिर भूपेंद्र जी के पास चलूंगा। 20 साल से मेहनत कर रहे हैं आप दिग्विजय सिंह नाम की शख्सियत को खत्म करने की, और इस कार्यक्रम में भी मान रहे हैं चलेगी तो दिग्विजय सिंह की। अपनी इस विफलता को लेकर कुछ कहेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई विफलता नहीं। करवाएं आम सभाएं श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की, जी, करवाएं, स्वागत है। कांग्रेस में पकड़, और किस कारण पकड़ है वो आदरणीय गिरिजा शंकर जी भी जानते हैं और आप भी जानते हो। तो गिरिजा शंकर जी से जब मैं जाऊंगा तब इस विषय को समझने की कोशिश करूंगा। रजनीश जी कह रहे हैं गिरिजा जी से समझिएगा इस बात को, लेकिन मैं भूपेंद्र जी के पास जाता हूं। भूपेंद्र जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो यह है कि कमलनाथ जी हटे या हटाए गए, ये समझने में दिलचस्पी हम लोगों की। तो पहले तो इस पर प्रतिक्रिया। और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि माननीय रजनीश जी ने अपनी भावी राजनीति की दिशा बता दी। पहले इस बात को लेकर राजनीति करते रहे कि गोविंद सिंह को सम्मान नहीं मिल रहा, स्थान नहीं मिल रहा। और सम्मान और स्थान मिल गया तो इस बात पर हाय हाय कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस क्या कर रही है, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े को, किसी को महत्व नहीं दे रही है। कैसी सियासत है इनकी, तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? दो सवाल आपसे। तो ये बॉडी लैंग्वेज एक चीज होती है जी, जो भी रजनीश जी बोल रहे हैं, चेहरा लटका के बोल रहे हैं। तो इनके लटके हुए चेहरे से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है जी, वो फैसला इनके अनुकूल नहीं बैठ रहा है। जी, दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि इसको कांग्रेस में किसको लेके हमला करना है। जी, तो इस कंफ्यूजन में जो है अब इनकी जो इन्होंने जिस तरह की दुकानदारी की थी वो दुकानदारी ठंडी पड़ गई। जी, अब दिल्ली में इनने 28 तारीख की बैठक में ये तय कर लिया है कि हमको जो है सांप्रदायिक कट्टरता की राजनीति पर आगे बढ़ना है, ये इनके फैसला हो गया है। जी, अब यहाँ पे फैसला, अब इनकी मजबूरी ये हो गई कि अब ये है दलित की बात करें, आदिवासी की बात करें, OBC की बात करें, ये इनकी अब ये मजबूरी हो गई। क्यों मजबूरी हो गई? क्योंकि वो जो कट्टरता का जो ये गुरु मंत्र इन्होंने वहां से फेंका पूरे देश को आग लगाने का, अब वो यहाँ पर फेल हो रहा है। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़े हितैषी हैं, विश्व के सबसे बड़े हितैषी हैं दलितों के, जी, तो ये जांच अभी तक क्यों नहीं कर पाए? नेमावर में एक पूरा का पूरा परिवार बलात्कार के बाद दफना दिया गया,
उसकी जांच करने में आपकी पुलिस ने हाथ खड़े क्यों कर दिए? आप तो बहुत बड़े महान हितचिंतक हैं दलितों के। जी जिसमें जिस आदमी को घसीट कर जीप से ले जाकर घसीट घसीट कर मार डाला गया था, उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं कर पाए आप? जिन आदिवासियों को आपने जो है जानवरों का चावल खिलाया, उन अफसरों को दंडित क्यों नहीं कर पाए अभी तक आप? ये कहानी जरा सुनाइए। आप तो महानतम व्यक्ति हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी चलाते हैं बटन दबा के, और दूसरा जो है दलितों के बहुत महान चिंतक हैं। इतने बड़े चिंतक हैं आपकी, एक एक मुकदमे की, एक जो है सीक्वल हत्याओं की आप जांच भी नहीं कर पा रहे, हाथ खड़े कर दिए साहब। भूपेंद्र जी, आपके गुणी होने पर तो हमें कभी संशय नहीं रहा, पर आज आप साबित करने में पूरी तरह लगे हैं। आपसे पूछे गए सवाल थे, आपने सवाल का उत्तर देने के स्थान पर सवाल करने में ज्यादा सहूलियत समझी। मेरे दो सवाल वापस दोहराता हूं, कमलनाथ जी हटे या हटाए गए, इस चीज को समझना चाहते हैं। एक तो इस पर रोशनी मिल जाए, और दूसरा सवाल ये तो पार्टी ही बेकार है, आप हमेशा ही कहते रहे हैं, आपकी पार्टी भी कहती रही है, तो इनकी बात तो जाने दीजिए। उन्होंने जो सवाल उठाया कि आपने दोनों जिम्मेदार पदों पर पिछड़े या दलित या आदिवासी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को स्थान नहीं दिया, क्या कारण है? तो इसके संदर्भ में कोई तर्क, कोई दलील भूपेंद्र जी जैसे गुणी व्यक्ति के पास है तो वो हमारे बीच में रखें, दर्शक लाभान्वित होंगे। जी भूपेंद्र जी। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर नहीं चलती है। जी हमने क्या किया क्या नहीं किया ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। जी हम किसको कल कौन सी जिम्मेवारी सौंपेंगे ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। जी ये जो है डिसाइड भारतीय जनता पार्टी थोड़ी करेगी, जी या जो है नागपुर से थोड़ी तय होगा, ये हम तय करेंगे। हमारी दूसरी चीज, आपने कहा कि वो जो है उनके त्याग पत्र के पीछे क्या है। 2 महीने से उन्होंने त्याग पत्र दे रखा था, और उन्होंने कहा था जब हमें जो है हाईकमान हमें से कहेगा हम दोनों पद से भी हट सकते हैं। ये कमलनाथ जी ने बार बार कहा है, 2 साल से वो कह रहे हैं। जिस दिन जो है हाईकमान ने उचित समझा, बैठ के हुई आगे की रणनीति बनी, वो चीज स्वीकार हो गई, परिस्थितियां आगे बढ़ गई। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही भूपेश जी ने। कमलनाथ जी ने तो पहले ही 3 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। तो मैं गिरिजा जी आपसे समझना ये चाहता हूं सबसे पहले कि 3 महीने पहले दिया हुआ इस्तीफा आज स्वीकार क्यों हुआ, कि आप समझ पाए कि अब ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसके चलते वो इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा। दूसरा, भूपेंद्र जी की दलील है कि हम कोई भाजपा के निर्देश पर थोड़ी चलेंगे, पर आप भी तो साक्षी हैं, गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कितनी बार मंचों से कह चुके थे, बात मान ली भी गई, फिर भी भूपेंद्र जी नहीं कह रहे हैं कि हम कोई भाजपा के निर्देशों से चलेंगे। इस पर भी आप कोई टिप्पणी करेंगे? जी गिरिजा जी। ये भी इत्तेफाक है कि 28 तारीख को जी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती है किसी बड़े बदलाव को लेकर। वहां तो भी किसी बदलाव की सूरत नजर नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस में बदलाव हो गया। जो मूल मुद्दा आपका है दिग्विजय सिंह के प्रभाव का, मैं उस पर आता हूं। ये कांग्रेस बीजेपी की बात अलग है। देखिए, ये दिग्विजय सिंह युग की वापसी के रूप में देखने का कोई बहुत मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि दिग्विजय सिंह का युग खत्म कब हुआ था। जो 92 में जो दिग्विजय सिंह का युग शुरू हुआ, वो मुझे लगता है कि कभी खत्म हुआ ही नहीं। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, न रहे हो, वो संन्यास लिए हो या जहां भी रहे हो, क्योंकि 2000 के बाद जो बड़े नेता थे, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, वो तमाम प्रदेश की राजनीति से बाहर हो गए। अर्जुन सिंह जी रहे नहीं। जो थोड़ा बहुत था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो कांग्रेस से बाहर हो गए। तो दिग्विजय सिंह का कोई विकल्प कांग्रेस के अंदर बचा ही नहीं। उनका एक छत्र राज लगातार चले आ रहा है। आप देखिए कि पिछले 15 सालों में जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, संगठन में कुछ नहीं रहे, तब भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो भी रहे, क्या दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से पूछकर अपनी कार्रवाई की, अपने दौरे किए, अपने बयान दिए? आज कमलनाथ जो है वो मुख्यमंत्री भी थे तब भी ये अवधारणा बनी हुई थी कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर तो दिग्विजय सिंह है। और जो हालिया जो बात हुई थी जब वो दिग्विजय सिंह धरना करने पहुंचे थे, तो बात यही उठी थी कमलनाथ जो अध्यक्ष हैं उनसे बिना पूछे धरना करने कैसे चले गए। तो वो उनका एक छत्र राज हमेशा चलता रहा है, और इसी के चलते लोकसभा चुनाव हारने के तुरंत बाद पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया।
अभी जो नई कमेटी बनी है उस कमेटी में भी उनको शामिल कर लिया। तो दरअसल उनके जोड़ का कोई नेता कांग्रेस में मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, इसलिए दिग्विजय सिंह का युग जब कभी खत्म हुआ ही नहीं और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि उन्हीं का युग चलता रहेगा। तो गिरिजा शंकर जी तो सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का युग खत्म कब हुआ, लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं कि दिग्विजय सिंह को खत्म करने की कोशिश भले ही भाजपा करती हो, पर भाजपा के कदमों ने दिग्विजय सिंह को प्रासंगिक बनाए रखा। एक चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में मिल सकती थी तो उसे भी भाजपा ही अपने साथ ले गए। तो दिग्विजय सिंह के लिए मैदान तो दरअसल भाजपा ने खाली किया। ये परिस्थितिगत स्थितियां हैं। दरअसल देखिए, दिग्विजय सिंह के युग की बात जब करते हैं हम, तो मध्य प्रदेश के चुनावी राजनीति की बात नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मसले की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मसले के लिहाज से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह का युग बराबर है, लेकिन जब चुनावी राजनीति की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह खुद सार्वजनिक रूप से कहते रहे हैं कि चुनाव प्रचार में मेरे जाने से कांग्रेस के वोट कटते हैं। वो खुद मानते हैं कि चुनावी राजनीति के लिए वो कांग्रेस के लिए मुफीद नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति है, जो कांग्रेस के अंदर का जो प्रभाव है, उसमें उनका बराबर जो पूरी तौर पर वो हावी रहे हैं। और कभी भी किसी अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को उनके अनुशासन में दिग्विजय सिंह नहीं रहे। दिग्विजय सिंह हमेशा अपने अनुशासन में रहे और बाकी लोगों को उनके अनुशासन में चलना पड़ा। एक टिप्पणी और चाहिए गिरिजा जी मुझे आपसे, और समझना आपसे ये चाहता हूं कि इस रोचक तथ्य के संदर्भ में थोड़ा सा कुछ कहिए ना, कि दिग्विजय सिंह खुद ही मानते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके प्रचार करने से कांग्रेस के वोट कटते हैं, पर फिर भी कांग्रेस में चलती उनकी है, जिसकी जनता के स्तर पर बोलने से कांग्रेस को वोट तक नहीं मिलते हैं, चलती उसकी है। इस पहेली को थोड़ा सुलझाइए ना। ये पहेली जो है, यही एक पहेली है जो कांग्रेस के लिए संकट बनी हुई है। यदि कांग्रेस जो है आज लोकसभा में विपक्ष का दर्जा भी पाने के लायक सीट नहीं पा पाती है, तो वो इसी पहेली का परिणाम है। ये केवल मध्य प्रदेश का हाल नहीं है, ये आप देखिए पूरे देश भर में यही बात हो रही है कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में तवज्जो दे रहे हैं जो चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए ये सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर भी उठते हैं। जो नेता होता है उससे पार्टी की अपेक्षा यही होती है कि नेतृत्व के चलते वो पार्टी को चुनाव जिताए, और इसी में पार्टी के तमाम बड़े नेता असफल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के संदर्भ में यही टिप्पणी है गिरिजा शंकर की। मैं वापस रजनी जी के पास जाता हूं। रजनी जी, आपसे समझना ये चाहता हूं कि गोविंद सिंह की पहचान ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के कट्टर विरोधी की रही, और अब गोविंद सिंह को कमान सौंपी गई। ग्वालियर चंबल आपके लिए पिछले विधानसभा चुनाव में परेशानी का सबब रहा। आप सत्ता से बेदखल दरअसल इसीलिए हुए थे क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की मतदाताओं ने बड़ी संख्या में आपसे मुंह मोड़ लिया था। अब गोविंद सिंह का इस जिम्मेदार भूमिका में आना आपकी राह को और कितना मुश्किल कर देगा, क्योंकि हमने दिग्विजय सिंह पर काफी बात कर ली, पर गोविंद सिंह को जिम्मेदारी मिली है, इसके परिणामों पर भी तो कोई आकलन हमारा होना चाहिए। देखिए, 2018 में जितना नुकसान होना था भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में हुआ जी, और आप अगर इस दृष्टि से देखेंगे कि सिंधिया जी या डॉक्टर गोविंद सिंह जी या दिग्विजय सिंह जी, तो मुझे लगता है कि निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। नुकसान होने के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग जिले में, अलग अलग विधानसभा सीट पर। लेकिन ठाकुर गोविंद सिंह जी के नेता प्रतिपक्ष बन जाने से उस क्षेत्र में कहीं कोई असर कांग्रेस के तौर पर नहीं आने वाला है। ये महज दिग्विजय सिंह। मैं रजनी जी बीच में रोकना चाहता हूं, जितनी मतलब दमखम के साथ में आप गोविंद सिंह जी का उल्लेख कर रहे हैं ठाकुर गोविंद सिंह के बन जाने से, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि आपने नरेंद्र सिंह तोमर के लिए ऐसा बोला हो, ठाकुर नरेंद्र सिंह तोमर। थोड़ा बताएंगे ये ठाकुर शब्द गोविंद सिंह के साथ आपको इतना क्यों भा रहा है? तो लिखने पढ़ने में आता है, विशेष कोई कारण नहीं है। मैंने जोर देके केवल इसलिए नहीं कहा, वो लिखने पढ़ने में आता है और कई लोग उल्लेख भी करते हैं, उनके बारे में उपमा अलंकार भी लगाते हैं। उसी दृष्टि से वो ठाकुर हैं तो हैं, उसमें कहीं कोई मैं अब वो नहीं लगाता। आपका अगर ऐसा मत है तो मैं नहीं कहूंगा पहले, लेकिन वो जो है सो है। और चंबल संभाग बहुत अच्छे से जानता है, ग्वालियर संभाग भी बहुत अच्छे से जानता है। मेरे कहने और ना कहने से अंतर नहीं पड़ने वाला। तो मेरा कहने का केवल आशा इतना है कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो बात मैं कहना चाहता था वो मुझे लगता है कि गिरिजा भैया ने बहुत आसान शब्दों में समझा दी कि अपना रसूख संगठन पर पकड़ और समझ के नाते कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी का जरूर हो, और
और जनता में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इस तथ्य से बहुत अच्छे से अवगत है। इसीलिए हमारे चुनाव प्रचार के अभियान का हिस्सा कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के जो बंटाधारी शासन, उनका नेतृत्व, अभी अभी कमलनाथ जी के बारे में भी जो टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने की थी, वो भी बहुत स्पष्ट की थी कि चेहरा कोई और है, करता कोई और है। तो ये सबको पता है, वेल नोन फैक्ट है, और यही बात कांग्रेस को और डुबोने वाली है। और ये बात कुछ समय बचा है, 1-1.25 साल है, सामने उजागर हो जाएगी। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि इन्होंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ में अन्याय करने का काम, धोखा देने का काम, और युवा पीढ़ी के साथ भी धोखा देने का काम किया है। ये दोनों 70 से ऊपर हैं। मैं रजनी जी एक बात समझना चाहूँगा, फिर भूपेंद्र जी के पास जाऊँगा। अगर आपकी स्थितियाँ इतनी बेहतर हैं, कांग्रेस की स्थितियाँ इतनी खराब हैं, तो ये जो दिल्ली में बैठक बुलाई गई, जिसमें माननीय जेपी नड्डा जी थे, जिसमें माननीय BL संतोष जी थे, ये संघ के तमाम प्रचारकों को बैठने की जरूरत क्या पड़ गई? भाई बैठक तो पार्टी संगठन की थी। एक गैर राजनीतिक संगठन के 4-4 प्रचारकों को बैठकर आपकी मीमांसा करके और दिशा निर्देश देने की जरूरत क्यों आन पड़ गई? क्या आपको नहीं लगता है हालात इतने अच्छे भी नहीं है आपके, जितना आप इस कार्यक्रम में जाहिर कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो बैठक का पर्यायवाची समझा जाता है। बैठक के आगे 2 बैठक, बैठक के पीछे 2 बैठक, आगे बैठक पीछे बैठक। अब बतलाओ कुल कितनी बैठक? बैठक तो बैठक कर करके हमने 2 बार सरकार बहुमत की बना ली केंद्र में, जो हमें चढ़ाया करते थे बैठक के नाम पर। तो बैठक कर करके, पर ये तो बैठक भी नहीं कर पाते आपस में। आपस में संवाद भी कितना, बोले 2 महीना पहले त्याग पत्र दिया था, 3 महीना पहले स्वीकार अब हुआ है। तो आप समझो आपकी क्या हाल है कांग्रेस, क्या हाल है कांग्रेस के, और परिणाम क्या हुआ? तो रजनी जी में भी भूपेंद्र जी का हुनर आ गया। रजनी जी ने भी कहा अब इस पे क्या टिप्पणी करूँ कि संघ के साथ बैठक क्यों करनी पड़ी, इसलिए कुछ और बात करके ही आगे बढ़ ले जाए। तो मैं भी आगे बढ़ जाता हूं और भूपेंद्र जी के पास जाता हूं। भूपेंद्र जी, आपसे समझना चाहता हूं कि कुल मिला के कमलनाथ जी केंद्र की राजनीति को छोड़, राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने को छोड़, प्रण प्राण से मध्य प्रदेश में जुटे हुए थे, सब कुछ तो कर रहे थे, और बीच रास्ते में उनसे आधी जिम्मेदारी छीन ली गई। क्या ये आधी जिम्मेदारी का छीना जाना कांग्रेस की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा? पिछले 4 साल से कमलनाथ जी ने 40 साल लगाए थे देश की राजनीति में, और 4 साल से वो लगे हुए हैं प्रदेश की राजनीति में। क्या आपको नहीं लगता उनके साथ गलत कर दिया पार्टी ने? जितने प्रण प्राण से वो जुटे थे, और ऐसे में उनकी शक्ति को आधा कर दिया जाना कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, ये जो शक्ति संचय का जो सोच है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जहां पर एक अपंजीकृत संस्था ने जो है पूरी शक्ति संचित कर रखी है, अपने अधिकार क्षेत्र में कर रखी है जी। अभी तक पंजीकरण भी वो नहीं करा पाए, वादा किया था उन्होंने देश के साथ एफिडेविट देकर जी। तो ये काम इनका है, ये शक्ति और अशक्ति का जो है। हमारा काम है कि हम लोग जो है हमारी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं। आज जो कमलनाथ जी ने, इन्हीं कमलनाथ जी ने, तब भी यही विन्यास था। 6 महीने में जो है इनको घर बैठा दिया 15 साल की पार्टी को, 15 साल की सत्ता को जी, और अभी फिर इन्हें घर बैठाएंगे। 15 महीने में उन्होंने इतना काम किया कि इनकी हवा बंद होने लगी, इनको लगा कि अब हम कभी लौट ही नहीं पाएंगे। 15 महीने में उन्होंने जब जो है 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली थी, जब उन्होंने 1000 गौशालाएं बना दी जो 15 साल में नहीं बना पाए थे, जब उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया, जब उन्होंने जो है नौजवान लोगों के रोजगार की व्यवस्था शुरू कर दी, जब वो जो है निवेश यहाँ आने लगा कमलनाथ जी पर भरोसा करके, इनकी जान निकल गई। ये तो फड़फड़ा रहे थे, बिल्कुल जैसे पानी के बिना मछली तड़पती, ऐसे सत्ता के बिना तड़फड़ा रहे थे। ये परिस्थिति जो है ये उन्हीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में आई जी। और ये परिस्थिति जो है उन्हीं दिग्विजय सिंह के समन्वय से आई, जिन्होंने जो है पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा की और 32 से ज्यादा सीटों पर इनको लिटाया नर्मदा जी के किनारे किनारे जी। ये जो लूट का एक संसार मध्य प्रदेश में रचा गया था, वो आज भी जारी है। आप देखें, इनके जो प्रवक्ता हैं हितेश वाजपेयी जी, वो भी कह रहे हैं अभी तो एक नया माफिया उन्होंने बता दिया कि इनकी सरकार ने एक भिक्षा माफिया पैदा कर लिया जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। इन्होंने जो है ऐसे माफिया पैदा किए हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मध्य प्रदेश के 2 साल का स्मरण कर लीजिए आप। मैं कल्पना करने की कोशिश करूंगा, पर भूपेंद्र जी ये तो बताइए ना, कमलनाथ जी के संदर्भ में आप स्वयं उनका इतना प्रशंसा कर रहे हैं, उन कमलनाथ जी को बीच रास्ते में एक जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, क्या पार्टी और उनके साथ गलत नहीं किया गया?
ये आपकी सोच है। ये तो पार्टी ने विस्तार किया उनके काम का, एक हैंड जोड़ा है उसमें। जी। ये आप सोच रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र सोच रहे हैं। अभी इनकी जो खुशी जो ये छलक रही है, जी। इनसे पूछे इनसे क्यों छलक रही है। इसलिए छलक रही है कि इनने जो कांग्रेस पार्टी का तनाव खरीदा है, जी। उस तनाव से इनके यहाँ पर जो है ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा भी खुश हैं और ठाकुर तोमर साहब भी खुश हैं। जी। ये इनकी भाषा में मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। उनकी खुशी का तो देखिए आप क्या मापदंड है। क्या ये मापदंड है? इनमें भूपेंद्र जी ने कहा कि ये तो विस्तार किया है, पर गिरिजा जी आप इत्तेफाक रखते हैं कि कमलनाथ जी की क्षमताओं में विस्तार किया गया है गोविंद सिंह को जोड़कर, या आप मानते हैं कि वाकई कमलनाथ जी के साथ ठीक तो नहीं किया? बात करने की तो वो जरूर मानेंगे कि विस्तार हुआ है, लेकिन यदि यही विस्तार करना था तो 1.5 साल 2 साल तक क्यों इंतजार किया गया? 2 साल तक उनको दोनों पद पे क्यों रखा गया? तो इसलिए ये तो सही है कि उनको कोई इस्तीफा वाला नहीं है, वो तो सीधे सीधे उनको हटाया गया है और नई नियुक्ति की गई है। लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष में के पद पर नियुक्ति को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका केवल विधानसभा तक सीमित होती है, विधानसभा के बाहर उसकी कोई भूमिका नहीं होती। और बचे हुए 1.5 साल में अगले चुनाव तक बमुश्किल 20-25 दिन की विधानसभा चलनी है। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई कांग्रेस को इसका लाभ होगा, या डॉक्टर गोविंद सिंह के बनने से चंबल में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि इन विधानसभा के बाहर विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। वहां पर अध्यक्ष सर्वे होता है और अध्यक्ष के आधार पर मैं गिरिजा जी बीच में रोकूंगा, क्या आपको नहीं लगता है कि वो 20-25 दिन के लिए भी थोड़ा भाजपा के लिए मुश्किल जाएगी? अब तक का अनुभव ये रहा कि कमलनाथ जी के नेता प्रतिपक्ष रहते हुए शिवराज जी अपने अनुसार विधानसभा चला लेते थे, बाकी विधायकों को पता भी नहीं चलता था कब सत्र स्थगित हो जाता है, इस तरीके के फैसले भी हो जाते थे। अब थोड़ा मुश्किल रहेगा गोविंद सिंह जी के आने के कारण से रजनीश जी की पार्टी को विधानसभा अपने अनुसार ही धकाना शायद इतना आसान ना रहे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गोविंद सिंह बहुत सीनियर लीडर हैं, लगातार 7 बार विधायक चुने गए हैं और पार्टी के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाना कांग्रेस के लिए वो मैं समझता हूं कि एक नेचुरल चॉइस है। इतनी सीनियरिटी के बाद वो डिजर्व करते हैं, उनको बहुत पहले बना देना चाहिए था। और शायद है जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को सदन चलाने में उतनी आसानी नहीं होगी। यदि 2 साल पहले बना दिए गए होते तो सोचिए कि 2 सालों में कांग्रेस को कितना फायदा होता उसका। बावजूद इसके ये सही है कि डॉक्टर गोविंद सिंह के बनने से आने वाले समय में जो विधानसभा की कार्रवाइयां होंगी, विधानसभा का सत्र होगा, वो बहुत दिलचस्प होगा। और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर भी इतना सब कुछ सहज नहीं रहने वाला है। गोविंद सिंह जिस तरह के नेता हैं और जिस तरह की खरी बात करने वाले नेता हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी कई तरह के संकट जो है हमको देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के अंदर कई संकट देखने को मिल सकता है। मैं एक आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा गिरिजा जी, कुल मिला के इस परिवर्तन के बाद क्या आप मानते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से मैदान में उतरेगी, या ये परिवर्तन कांग्रेस की तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा? आपका आकलन बतौर राजनीतिक विश्लेषक। मैं नहीं समझता कि इस परिवर्तन से कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर कोई निगेटिव या पॉजिटिव असर पड़ेगा। एक रूटीन परिवर्तन था जो बहुत ओवरड्यू था, जो हुआ। जो चुनाव की जो तैयारियां हैं कांग्रेस की, उसका इस परिवर्तन से बहुत ताल्लुक नहीं है। और जैसा मैंने कहा, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका विधानसभा के अंदर बहुत सीमित होती है, विधानसभा के बाहर उनकी कोई भूमिका नहीं होती। वो डॉक्टर गोविंद सिंह की भूमिका में रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कोई बहुत प्रभावी नहीं रह सकते। तो कुल मिला के हम अगर इस बातचीत के मर्म पर पहुंचे तो गिरिजा शंकर जी का तो मानना है कि यह परिवर्तन को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2023 के चुनाव में ये कोई बहुत प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन भूपेंद्र जी का मानना है कि कांग्रेस जिस सुव्यवस्थित तरीके से मैदान में जाने की तैयारी कर रही है, ये परिवर्तन भी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैदान में जाना है, उनकी आसपास सिपह सालारों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उनकी ताकत बढ़ाई जा रही है। रजनी जी का मानना है कि दिग्विजय सिंह प्रभावी होकर उभर रहे हैं और उनका प्रभावी होकर उभरना उनकी पार्टी के लिए हमेशा की तरह बेहद फायदेमंद रहेगा। तीनों के अपने अपने आकलन हैं, आने वाला समय ही बताएगा किसका आकलन ज्यादा सटीक, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए सादा पड़ा।